चंद पैसों के लिए बेटे अपनी बूढ़ी माँ को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह कहानी है शीतल जी की, जिनके 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति ने शीतल जी के नाम एक बीमा जमा किया हुआ था, जिसका भुगतान कुछ ही समय पहले हुआ था। उन पैसों पर दोनों बेटों और बहुओं की नज़र थी कि कब शीतल जी उन पैसों को दोनों भाइयों में बांटें, लेकिन शीतल जी उन पैसों को दोनों में बांटना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि वह उन पैसों को शीतल जी के मरने के बाद ही बांटें, लेकिन बेटे इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, हमारे अस्पताल में जो बूढ़ी महिला 1 हफ्ते से एडमिट हैं, उनका बेटा 3 दिन पहले यह कहकर चला गया कि अभी बैंक से पैसे निकाल कर आता हूँ, लेकिन 3 दिन से वापस नहीं आया। बूढ़ी माता जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालांकि हमारे स्टाफ की नर्स उनका ध्यान रख रही हैं, लेकिन बार बार वह अपने बेटे को याद कर रही हैं। दवाई भी बड़ी मुश्किल से खाती हैं। बस एक ही रट लगाए हैं कि उन्हें उनके बेटे से मिला दो, उनके बेटे को बुला दो। डॉक्टर साहब आश्चर्य से नर्स को देखते हैं और अपने कोट को पहनते हुए कहते हैं, अच्छा, उनके बेटे का नंबर नहीं है क्या? रिसेप्शन से एक बार उनके बेटे को फ़ोन करो और बोलो कि उनकी माँ बार बार याद कर रही हैं, लेकर जाएं। सर, कितनी बार उनके बेटे को फ़ोन किया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठ रहा। अब तो उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। उसको तो पता है डॉक्टर साहब, शहरों में इस तरह के केस होते रहते हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं तो इधर उधर अनजान जगहों पर उन्हें छोड़ जाते हैं और दोबारा पलट कर लेने नहीं आते। उन बूढ़ी अम्मा के साथ भी यही हुआ है, तभी तो उनका बेटा अभी तक लेने नहीं आया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा अच्छा, तो बूढ़ी माता जी ने अपना कुछ नाम पता तो बताया होगा? हाँ, बताया था। अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए जूनियर डॉक्टर कहता है, हाँ याद आया। उन्होंने अपना नाम शीतल वर्मा बताया है और गांव का नाम रामगढ़ बताया है। नाम सुनते ही डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं, फटाफट से मुझे उन माता जी के पास ले चलो। डॉक्टर साहब के कमरे से बुजुर्ग माता जी का कमरा 2 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन आज यह दूरी डॉक्टर साहब को लंबी लग रही थी। लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वह कमरे की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे थे। कहीं यह वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, वह यह नहीं हो सकती। उनके तो 2 बेटे हैं, साथ में अंकल हैं, भरा पूरा परिवार है। फिर वह इस हालत में अस्पताल में कैसे हो सकती हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे मन का रहम है। यही सब बातें सोचते हुए डॉक्टर साहब नर्स के साथ बूढ़ी अम्मा के कमरे में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब के कदमों की आहट को सुनकर करवट बदलती हुई शीतल जी कहती हैं, बउआ, तू आ गया? आजा बेटा, कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। अब आया है, कहाँ चला गया था? हल्के रंग की सूती धोती में लिपटी शीतल जी, जिनकी शरीर सूख कर कंकाल मात्र रह गया था, चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं रही। बाल पककर सफ़ेद हो गए। पलटकर जब डॉक्टर साहब को देखती हैं तो निराश चेहरे पर एक निराशा छा जाती है। माफ़ करना डॉक्टर साहब, मुझे लगा मेरा बउआ आ गया। 3 दिन पहले यह कहकर गया था कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, बैंक से निकाल कर लाता हूँ, फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी करा कर घर ले जाएगा, लेकिन अभी तक लेने नहीं आया। मुझे लगा मेरा बेटा आया है। शीतल जी की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं
उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, आंटी आपकी यह हालत कैसे हुई और आप गांव छोड़कर इतने बड़े शहर में कैसे आईं? आप तो रामगढ़ में रहती थी। यादाश्त पर जोर डालती हुई शीतल जी कहती हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको पहचाना नहीं और तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो? शीतल जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए डॉक्टर रोनित कहते हैं, आंटी क्या आप अपने रोनित को भूल गईं? मैं आपका रोनित हूँ जो बचपन में रामगढ़ में आपके पड़ोस में रहता था। आपने मुझे हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया है। जितना आपने अपने दोनों बेटों को लाड़ प्यार किया है उतना ही मुझे भी किया है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन आपने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। हर तीज त्योहार पर थाली भर कर खाना भेज देती थी। रोनित बेटा तुम तो इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो। शीतल जी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। बेटा तुम्हारा तो बचपन का सपना पूरा हो गया। हाँ आंटी यह सपना मैंने देखा भी तो आपके ही साथ था। मैं बचपन में हमेशा आपसे कहा करता था कि बड़े होकर के एक डॉक्टर बनूंगा और देखो आज मैं डॉक्टर बन गया। बेटा तू बचपन से ही बड़ा होनहार था, पढ़ाई में बड़ा मन लगता था, इसलिए तो इतना अच्छा डॉक्टर बन गया है। तभी पास में खड़ा हुआ जूनियर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब आप सच में अम्मा जी को जानते हैं? हाँ हाँ कैसे नहीं जानूं। बचपन में माँ का प्यार इन्हीं आंटी ने दिया है और आंटी के आशीर्वाद से ही आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। बचपन में मैंने आंटी के हाथ के सिले हुए कपड़े भी पहने हैं। दिवाली पर आंटी अपने बच्चों के लिए सिलती थी तो मेरे लिए भी नया कुर्ता पैजामा सिल देती थी। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे, लेकिन जितना भी पैसा कमा कर लाते थे वह नशे में खर्च कर देते थे। मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाई स्कूल में मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया था, जिसे देखते हुए स्कूल के अध्यापकों ने मेरे आगे की पढ़ाई में सहायता की है। बाकी सरकार की स्कॉलरशिप की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया और आज इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर हूँ और इसमें आंटी जी का भी बहुत हाथ है। एक माँ का प्यार दुलार मुझे आंटी से ही मिला। जब भी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं आंटी से ही ले जाता था। आंटी मेरे गांव छोड़ने से पहले आप अपने बड़े बेटे बहू के साथ आराम से रह रही थी, फिर इधर मुंबई जैसे शहर में कैसे आ गईं? शीतल जी अपने बेटे बहू की बातों को सबके सामने इस तरह से बताना नहीं चाहती थी। उनको बताने में बड़ी शर्म आ रही थी कि बहू बेटे उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। 2 गर्म रोटी के लिए बहू कितना कलह करती है, इसी के लिए बातें बनाते हुए कहती है, अरे रोनित मुंबई में छोटा बेटा बहू रहते हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, रहने के लिए खूब अच्छे से रख रहे थे। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया मेरा बेटा जो अभी तक मुझे लेने नहीं आया। पक्का कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया। पर तुम चिंता मत करो बेटा, जैसे ही आ जाएगा मैं चली जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर रोनित शीतल जी के हाव भाव से उनकी परिस्थितियों को भली भांति जान जाते हैं और 3 दिन से बेटे का न आना उन्हें बड़ा ही परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी जी का बेटा भी और लोगों की तरह हो जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में या किसी अनजान जगह पर छोड़कर उनसे पीछा छुड़ाकर चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। आंटी जी के दोनों बेटे बड़े अच्छे थे, वह आंटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। रोनित शीतल जी से कहता है, आंटी मुझे अंकल जी के जाने की खबर मिली थी, लेकिन उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जिससे मैं गांव नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, इतना कहकर शीतल जी
शांत हो जाती हैं। आंटी, आप अपने बेटे का नंबर दीजिए, मैं उसे फ़ोन करके अस्पताल में ही बुला लेता हूँ। पता नहीं क्यों शीतल जी को ऐसा आभास हो रहा था कि अब उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आएगा, क्योंकि महीने भर से बेटा बहू उन्हें यही कहने में लगे हुए थे कि बहुत खा ली तुमने गर्म रोटियाँ, अब हम तुम्हें कहीं ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ तुम्हें ठंडी रोटियां भी नसीब ना होंगी। गर्म रोटियों की तो बात दूर, बार बार बेटा उनको वृद्ध आश्रम या किसी अनजान जगह छोड़ने की धमकी देता था, इसलिए एक अनजाना सा डर उनके मन में भी बैठा हुआ था। ऐसा ना हो कि कहीं रोनित को उनके बेटे की सच्चाई पता चल जाए, इसीलिए वह नंबर नहीं देती हैं। लेकिन रोनित चुपचाप से रिसेप्शन पर जाता है और दूसरे व्यक्ति से फ़ोन करवाता है। इस बार शीतल जी का बेटा हरीश फ़ोन उठा लेता है। हेलो, आप शीतल जी के बेटे हरीश बोल रहे हैं? आप हफ्ते भर पहले अस्पताल में अम्मा जी को एडमिट करके गए थे, अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है, डिस्चार्ज कराकर घर ले जाइए। सीधे से मना करता हुआ हरीश कहता है, नहीं, मैं तो किसी को भी आपकी हॉस्पिटल में एडमिट कराकर नहीं गया। मैं तो 10 दिनों से मुंबई शहर में ही नहीं हूँ, कोलकाता में रहता हूँ और मेरी माँ गांव में रहती हैं। मुझे दोबारा से फ़ोन करके परेशान करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर हरीश फ़ोन काट देता है। हरीश की बातें डॉक्टर रोनित के शक को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती हैं और वह सुनकर दंग भी रह जाता है कि यह आंटी के वही बेटे हैं जो बचपन में आंटी के आगे पीछे घूमते रहते थे, 24 घंटे आंटी से लिपटे रहते थे, एक पल के लिए भी ना छोड़ते थे और आंटी भी अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती थी। और आज जब आंटी को बच्चों की ज़रूरत है तो वह उन्हें अनजान शहर में एक अनजान जगह पर छोड़कर चले गए। डॉक्टर रोनित को सारा माजरा समझ आ जाता है। रिसेप्शन पर शीतल जी के डिस्चार्ज के कागजात बनवाने का ऑर्डर देते हैं और सारा बिल वगैरह डॉक्टर रोनित भर देते हैं। कमरे में जाकर शीतल जी से कहते हैं, आंटी, मेरी हरीश से बात हुई थी, वह सच में किसी काम से मुंबई से बाहर गया है। ऐसा करो, तब तक आप मेरे साथ मेरे घर चलो, जब आपका बेटा आ जाएगा तो आप उसके घर चली जाना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ, इतने बड़े डॉक्टर हो, व्यस्त रहते होगे, मेरी वजह से परेशान हो जाओगे। क्यों आंटी, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती क्या? घर चलिए, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं है, बहुत बड़ा घर है, अकेला रहता हूँ, पिताजी भी बहुत समय पहले छोड़कर चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ घर चलोगी तो मुझे भी घर में अच्छा लगेगा। खाली घर काटने को दौड़ता है। रोनित जिद करके शीतल जी को घर ले गया। घर तो सच में बहुत बड़ा बना हुआ था। चारों तरफ घर को देखते हुए शीतल जी कहती हैं, रोनित, तुमने तो मुंबई में बहुत बड़ा घर बना लिया है। हाँ आंटी, खर्च इतना नहीं है तो सोचा बचे हुए पैसों से घर ही खरीद लेता हूँ। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। रोनित के घर में हर काम के लिए हेल्पर लगे हुए हैं। रसोई में 3 हेल्पर हैं, 2 माली हैं, साफ सफाई करने के लिए अलग से हेल्पर हैं। रोनित खाना बनाने वाले को समझाते हुए कहता है, देखो मेरी आंटी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई हैं, कोई तेल मसाले वाला खाना मत बनाना, सिंपल खाना बनाना जो खाने में स्वादिष्ट हो। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी आंटी को ठंडा खाना पसंद नहीं है। यह बात मैं बचपन से ही जानता हूँ। वह खाना बनाते बनाते ही सबको खिला देती थी और खुद भी फटाफट से गरम गरम खाना खा लेती थी। उन्हें सुबह का खाना शाम को खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर कभी खाना बच भी जाता था तो वह गाय को खिला देती थी। जी साहब, मैं अच्छी तरह से
समझ गया हूँ। इतना कहकर हेल्पर रसोई में शीतल जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए चला जाता है। इसी तरह से शीतल जी का रोनित के घर में एक हफ्ता निकल जाता है। इधर उन्हें कोई परेशानी तो नहीं थी, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि अब वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। बेटा बहू ने तो उनकी खैर खबर ही नहीं ली और ऐसे रोनित के पास रहने में उनको संकोच हो रहा था। लेकिन एक दिन रोनित उनके संकोच को दूर करता हुआ कहता है, आंटी मैं सोच रहा हूँ आप मेरे साथ हमेशा के लिए इस घर में रुक जाइए, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने माँ के रूप में आपको मेरे पास भेज दिया है। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को कुछ सहारा दे दें। इससे मैं आप पर एहसान एहसान नहीं कर रहा, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे भी आंटी के रूप में माँ मिल जाएगी। और फिर हंसते हुए कहता है, आंटी अगर आप घर पर रहेंगी तो जल्दी से मेरी शादी भी करवा देना, वरना घर में कोई बात करने वाला नहीं था। शीतल जी रोनित की बात सुनकर हाँ कर देती हैं, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें इतना भरोसा तो हो ही गया था कि अब बेटा उन्हें लेने नहीं आएगा। रोनित के हॉस्पिटल जाने के बाद शीतल जी सारे पेड़ पौधों में अच्छे से पानी देती हैं। रोनित उन्हें काम करने से मना करता है तो वह कहती हैं, बेटा पूरे दिन घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता। हर काम के लिए तो तुम्हारे घर में हेल्पर लगा हुआ है। मैं पेड़ पौधों में पानी ही दे देती रहूँगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है आंटी, जैसा आप ठीक समझे। एक दिन रोनित के पास अचानक से शीतल जी के बड़े बेटे जो कि गांव में रहते हैं उनका फ़ोन आता है और बड़ा बेटा रोते हुए कहता है, रोनित तुम गांव कब आ रहे हो? कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आ जाओ, क्योंकि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह हम सबको छोड़कर चली गई हैं और मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुमने मेरी माँ को अपनी माँ के बराबर ही माना था। पिताजी के जाने के समय पर तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए अब माँ के जाने पर तो आ जाओ। उन्होंने तुम्हें अपने एक बेटे के जैसा ही माना है। बड़े बेटे की बात सुनकर रोनित दंग रह गया। कुछ समय के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि आंटी का बड़ा बेटा उनके जीते जी ऐसा क्यों बोल रहा है, जबकि शीतल जी तो रोनित के साथ ही रह रही हैं। फिर हकलाते हुए रोनित कहता है, क्या हुआ था आंटी को? अरे रोनित, 4 महीने पहले तक तो माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन माँ छोटे बेटे के पास जाने की रट लगाई थी, इसलिए कुछ समय के लिए छोटे भाई के पास माँ को भेज दिया था। बहुत समय से माँ की इच्छा थी कि वह प्रयागराज जाकर गंगा स्नान करे, इसलिए छोटा भाई माँ को गंगा स्नान कराने के लिए प्रयागराज ले गया था। उधर भीड़ में माँ पता नहीं कहाँ खो गई। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन किसी का छोटे भाई के पास फ़ोन आया कि एक वृद्ध महिला का एक्सीडेंट हो गया है। छोटे भाई ने जाकर देखा तो चेहरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वही पीली सूती साड़ी पहन रखी थी जिसे जाने से पहले मैंने माँ को खरीद कर दिया था। उससे ही माँ की पहचान हुई है, इसलिए हम दोनों भाई मिलकर माँ की तेरहवीं भी कर रहे हैं, तो सोचा तुम्हें भी फ़ोन कर दें। शीतल जी के बेटे की बात सुनकर रोनित को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसे के हाथ पैर कांप रहे थे। सामने ही कुर्सी पर शीतल जी बैठी थी। शीतल जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी आंटी तो कितनी अच्छी है, लेकिन उनके दोनों बेटे ही धोखेबाज निकले। एक अस्पताल में छोड़कर भाग गया और बाद में झूठी कहानी सुनाकर दोनों भाई जीते जी माँ की 13वीं भी करना चाहते हैं। आंसुओं को पोंछते हुए रोनित आंटी के पास जाता है और कहता है कि
सच सच बताइए आंटी, आप गांव से अपने छोटे बेटे बहू के पास क्यों आई थी? और अगर उनके पास आई थी तो उधर क्या समस्या हुई थी जिसकी वजह से वह दोनों आपको अस्पताल में छोड़कर चले गए? क्योंकि अब आप मुझसे कुछ भी मत छुपाना। गांव में आपके दोनों बेटे बहुएं जीते जी आपकी तेरहवीं कर रहे हैं। यह बात सुनकर शीतल जी अचंभित रह जाती हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। रोनित बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे बेटे बहू जीते जी मुझे कितना परेशान करते हैं। जब मैं अपने बड़े बेटे बहू के पास गांव में रहती थी तो गांव में बहू मुझसे सारा काम करवाती। गाय भैंसों का काम भी मैं ही देखती, साफ सफाई का काम भी करती, ढेर सारे बर्तन धुलती। बहू सिर्फ खाना बनाती, और जब मैं बहू से खाना मांगती तो वह मुझे रात की बासी रोटी उठाकर खाने को दे देती। मुझे बासी रोटी खाई नहीं जाती। मैं बहू से कहती, बेटा मेरे लिए 2 गरम रोटी बना दिया करो, मुझसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। भले ही 4 की जगह 2 रोटियां दे दिया करो, लेकिन गरम दिया करो। बड़ी बहू चिल्लाते हुए कहती है, बड़ी आई गरम रोटी खाने वाली। मेरे घर में जो ठंडा बासी खाना बचता है चुपचाप वह खा लिया करो। गरम रोटियां मेरे पति और मैं खाऊंगी, तुम्हारे लिए तो रात की बची हुई रोटियां ही काफ़ी हैं। इतना कहकर बहू रात की रोटियां निकालकर और पतली सी दाल शीतल जी को दे देती है। खाना देखते ही शीतल जी की भूख भाग गई। उस समय वह खाना नहीं खाती हैं, लेकिन कब तक वह खाना नहीं खाएंगी? 1-2 बार उन्होंने बेटे से भी कहा तो बेटा भी झुंझलाते हुए कहने लगा, क्या माँ, घर में अगर बासी खाना बच जाता है तो क्या फेंकें? अच्छा है कि तुम खा लिया करो, बाहर फेंकना नहीं पड़ेगा। बेचारी शीतल जी क्या करती? आखिर में उन्हें वह बासी ठंडा खाना ही खाना पड़ा। बेमन से वह ठंडे खाने को खाने लगी। अब तो बहू की रोज़ की आदत पड़ गई थी। रात का जो भी बचता वह सब कुछ शीतल जी को खाने के लिए रख देती। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार को देखकर एक दिन शीतल जी अपने छोटे बेटे को फ़ोन करती हैं। कहती हैं, बेटा कुछ दिनों के लिए तुम लोग घर आ जाओ। उन्हें लग रहा था कि घर पर छोटा बेटा बहू आएंगे तो वह घर का माहौल देखेंगे तो कुछ तो मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन शीतल जी के बोलते ही छोटा बेटा कहता है, अरे माँ, मैं भी सोच रहा था कि आपको अपने पास बुला लूँ। बहुत दिन हो गए आप मेरे पास नहीं आईं। पिताजी को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। यह सुनकर बेटे की बात सुनकर शीतल जी खुश हो जाती हैं। अपने बड़े बेटे बहू को बताती हैं तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ चली जाओ अपने छोटे बेटे के पास, लेकिन पिताजी के बीमे के जो पैसे हैं वह तुम लेकर नहीं जाओगी, मुझे सारे पैसे देकर जाओगी। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम अपने छोटे बेटे के पास जाकर सारे पैसे उसे ही देना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बीमा के पैसे अभी मैं किसी को नहीं दूंगी, मेरे पास ही रहेंगे। मेरे मरने के बाद भले ही तुम दोनों आधे आधे ले लेना। नहीं माँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पैसे मुझे देकर जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ज़बरदस्ती बेटा बहू उनसे बीमे के पैसे लेकर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जब छोटा वाला बेटा मुझे अपने साथ लेकर गया तो 2-4 दिन तो छोटी बहू ने मेरी बड़ी आवभगत की, गरम गरम खाना बनाकर खिलाया। मैं भी अपने छोटे बहू और बेटे के व्यवहार को देखकर बहुत खुश थी। इधर बड़ा बेटा बहू को भी पता चल गया था कि छोटा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। एक दिन बेटा बहू के कमरे से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। बहू कह रही थी, तुम्हारी माँ को आए हुए 4 दिन हो गए हैं, अभी तक बीमा के पैसे हमें नहीं दिए हैं। अरे हमने बुलाया ही उन्हें इसलिए था कि बीमा के पैसे हम ले लेंगे, लेकिन वह तो चुपचाप अपने बैग में ताला लगाकर रखे हैं।
या तो तुम अपनी माँ से बीमा के पैसे लेने के लिए बात करो, नहीं तो वापस से गांव छोड़ आओ। 4 दिनों से बुढ़िया की आवभगत करनी पड़ रही है। अरे जाने मन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं आज ही माँ से बात करूँगा। शीतल जी अपने छोटे बेटे बहू की बातों को सुनकर परेशान हो गई। पति के जाने के बाद दोनों बेटे इतना बदल जाएंगे, इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। दोनों बेटे बहू के व्यवहार को देखकर उन्हें सदमा लग गया और वह बीमार पड़ गईं। इधर बहू बेटे को भी पता चल गया था कि माँ के सारे पैसे बड़े भाई ने गांव में ही ले लिए हैं। फिर तो उन दोनों का व्यवहार एकदम से बदल गया। ना तो समय पर खाने को देते और ना ही उनसे कोई बात करता। बस एक कमरे के कोने में बेजान सी पड़ी रहती। बहू बेटे में अलग झगड़ा होता रहता। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा घर गंदा रहता है, बीमार पड़ी रहती हैं, घर में बीमारियाँ फैला रही हैं। कहीं छोड़ क्यों नहीं आते हो अपनी माँ को? किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो या कहीं अनजान जगह छोड़ आओ, या फिर उन्हें गांव ही छोड़ आओ। नहीं, उन्हें गांव नहीं छोड़ सकता। अगर गांव वापस लेकर गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, इसीलिए मुझे माँ को किसी अनजान जगह पर ही छोड़ना पड़ेगा। और सच में बेटा एक दिन मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया और मेरा इलाहाबाद में जाकर खोने की खबर फैला दी। और आज तो मेरे बेटे बहू मेरी 13वीं भी कर रहे हैं। इतना कहकर शीतल जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। रोनित दिलासा दिलाता है, आंटी एक काम करो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों गांव चलते हैं बेटा। मैं गांव जाकर क्या करूंगी, जब मेरे बेटों ने मुझे जीते जी मार दिया, और जब मैं उनके लिए जिंदा थी तब कौन सा उन्होंने मुझे सुख दिए हैं। अब मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। जो उन लोगों ने आपके साथ किया है वह सही नहीं है। आपके बेटे एक नंबर के स्वार्थी और मक्कार हैं। उन्हें सिर्फ आपके पैसों से मतलब है, ना कि अपनी माँ से। पैसे छीनने के बाद उन्होंने आपकी खैर खबर तक नहीं ली। तय समय पर रोनित शारदा जी को लेकर रामगढ़ गांव पहुंच गया। रामगढ़ में पहले से ही भीड़ भाड़ थी। शीतल जी एक लंबा सा घूंघट निकालकर रोनित के साथ अपने ही घर में अपनी 13वीं में गईं। घर में इतनी भीड़ भाड़ है कि किसी ने शीतल जी पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी फ़ोटो के पास शीतल जी बैठ जाती हैं। बहुएं दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। माँ जी तुम क्यों चली गई? अभी तो तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तुम हमको छोड़कर चली गई, इस दुनिया से चली गई। बहुओं के ड्रामे को देखकर शीतल जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी बेटा खाने की थाली लाकर माँ की फ़ोटो के आगे भोग लगाते हुए कहता है, माँ खाना खा लो, तुम्हें गरम गरम खाने का बहुत शौक़ था। आज देखो माँ, तुम्हारी पसंद के 56 भोग व्यंजन बनवाए हैं। रबड़ी से लेकर पनीर और छोले की सब्जी सब कुछ बनवाया है। तुम्हें समोसे बहुत पसंद थे, मैंने तुम्हारी 13वीं में समोसे भी बनवाए हैं। पास में खड़े हुए रिश्तेदार बहू बेटों की तारीफ़ करने लगते हैं कि कितने अच्छे बेटे बहू हैं जो अपनी माँ की पसंद के खाने को बनवाकर उनकी 13वीं भी कर रहे हैं। लेकिन शीतल जी को यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस समय तो वह कुछ नहीं कहती हैं क्योंकि रोनित ने उन्हें मना किया था। तभी बाहर शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटा सा बच्चा कमरे में आकर दोनों बेटों से कहता है, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, पुलिस आई है। बहुत सारी पुलिस हमारे घर के बाहर खड़ी है। बेटे बहुएं आनन फानन में बाहर की तरफ भागते हैं कि पुलिस क्यों आई है। पुलिस बेटों को गिरफ्तार करते हुए कहती है कि तुमने अपनी ही माँ की मौत की झूठी खबर फैलाई है। तुम्हारी माँ मरी नहीं है और तुम उसकी 13वीं कर रहे हो। सामाजिक तौर पर इतना बड़ा झूठ बोलना
अच्छी बात नहीं है। जीते जी अपनी माँ को मार रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मेरी माँ को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तभी तो हम दोनों भाई उनकी तेरहवीं कर रहे हैं। देखो हमारे घर में कितने सारे रिश्तेदार आए हैं, खाना बना हुआ है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या मैं जीते जी उनकी तेरहवीं भी करता? हाँ हाँ, छोटा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप वापस जाइए। एक डंडा बड़े बेटे की पीठ पर लगाते हुए इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, तुम दोनों सच सच बताते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, या फिर मैं तुम चारों लोगों को ले चलूँ जेल की चक्की पिसवाने के लिए। गांव के सभी लोग भी बेटे बहू के पक्ष में आकर कहने लगते हैं, अरे इंस्पेक्टर साहब, यह दोनों तो बड़े ही भले हैं। देखो अपनी माँ की तेरहवीं भी कितने अच्छे से कर रहे हैं। बहुओं का रो रो कर बुरा हाल है, और तुम कह रहे हो कि इन दोनों ने माँ के साथ कुछ किया है। यह दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। छोड़ दो इन दोनों को। सारे रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं कि शीतल जी अब जिंदा नहीं हैं। तभी रोनित आता है और कहता है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है? तो दोनों ही बेटे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोनित। किसी के मरने का क्या सबूत होता है कि वह मर गया है? और अगर तुम्हारे पास जिंदा होने का कोई सबूत है तो दो, वरना फालतू की बातें ना करो। इन पुलिस वालों को भी तुमने ही बुलाया है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आप लोगों को बुलाया है, और इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ, क्योंकि शीतल आंटी अभी जिंदा हैं और वह उसी कमरे में बैठी हैं जिस कमरे में इन लोगों ने फ़ोटो लगवा कर हार चढ़ाया हुआ है। रोनित की यह बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। बहुएं कमरे की तरफ भागती हैं तो देखती हैं कमरे के एक कोने में हार वाली फ़ोटो के पास शीतल जी बैठी हुई हैं। अब उन्होंने अपने चेहरे पर पर्दा नहीं किया है। उनको देखकर दोनों बहुएं हड़बड़ाती गिरती पड़ती आती हैं, कहती हैं, भूत भूत, कमरे में माँ जी का भूत बैठा है। बहू की बात सुनकर गांव गली और रिश्तेदार कमरे में जाते हैं तो सच में शीतल जी बैठी हुई हैं। कुछ लोग तो उन्हें देखकर डर जाते हैं कि कहीं यह सच में शीतल जी का भूत तो नहीं है। शीतल जी कमरे से उठकर बाहर आती हैं और अपने दोनों बेटों के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, शर्म करो नालायकों। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए तुम दोनों अपनी माँ की तेरहवीं भी तो कर रहे हो, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि तुम माँ के साथ कैसा व्यवहार करते थे। एक अनजान शहर में अस्पताल में अपनी माँ को अकेला छोड़कर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, अपनी माँ को मारने के जुर्म में ना सही पर अपनी माँ को धोखा देने के जुर्म में इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। फिर शीतल जी बहुओं की तरफ बढ़ती हैं तो बहुएं उन्हें देखकर डर कर भागने लगती हैं, क्योंकि अभी भी वह शीतल जी के भूत के सदमे से बाहर नहीं निकली हैं। तो शीतल जी कहती हैं, क्या हुआ बहू? अभी अंदर तो बड़ी दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि तुम दोनों को मेरे साथ की बहुत ज़रूरत थी। अब आओ, मैं तुम्हें साथ देने आई हूँ। मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? पूरे गांव और रिश्तेदार के सामने शीतल जी के दोनों बेटे बहुओं की पोल पट्टी खुल जाती है कि दोनों किस तरह से अपनी माँ के साथ व्यवहार करते थे। उनके पैसे छीन लिया और अनजान शहर में छोड़कर आ गए। फिर उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। सभी लोग उन पर थू थू करने लगते हैं। और हाँ बेटा, जल्दी से मेरे बीमा के पैसे भी लौटाने का बंदोबस्त कर लेना, साथ ही घर को भी खाली कर देना। मैं इस घर को बेचकर शहर में रोनित के साथ ही रहूँगी। तुम अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लेना।
माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे घर से नहीं निकाल सकती, इस घर पर मेरा भी तो हक है। उन सारे हक को अब मैं तुम दोनों ने खो दिया है। जल्दी से जल्दी मेरे घर को खाली कर दो और बीमा के पैसे वापस कर दो और दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। 1 हफ्ते बाद मैं रोनित के साथ वापस जाऊंगी। चारों तरफ दोनों बेटों बहुओं की थू थू होने लगती है। 2-3 दिन के अंदर ही शीतल जी के बेटों को उनके बीमा के पैसे भी लौटाने पड़े और घर खाली कर अपना सामान लेकर चले गए। अब शीतल जी ने अपने घर को किराए पर उठा दिया, जिससे उन्हें कुछ पैसे हर महीने मिलने लगे। अब वह रोनित के साथ उसके घर में आराम से रह रही थी। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रोनित अपनी आंटी का माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि वह माँ के प्यार के लिए तरसता था। कुछ समय बाद शीतल जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रोनित की शादी करवा दी। वह भी शीतल जी का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि उस लड़की की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। इसलिए वह शीतल जी को अपनी माँ ही समझती थी। तो दोस्तों, रोनित ने शीतल जी को आत्मसम्मान दिलाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।